देखो आगे, फाइनली हम LCR सर्किट पे पहुंच गए। हमने L सर्किट पढ़ा, C पढ़ा, फिर R पढ़ा, फिर दोनों को दो को जोड़ के पढ़ा और इस पे आ गए। और जैसे लास्ट के 2 डेरिवेशन में मैं बता रहा हूँ, 2 क्यों 3 डेरिवेशन है। पहले LC वाला पढ़ा, फिर LR वाला पढ़ा, फिर CR वाला पढ़ा, कि आपको मेन ग्राफ समझना है। ग्राफ को सॉल्व कर लिया, ग्राफ को ही बस पाइथागोरस से सॉल्व कर दोगे, आपका काम हो जाएगा। तो अगर तीनों का ग्राफ दिमाग में आ गया है और ग्राफ में शर्त है कि आपको I को x एक्सिस में रखना है, तो R का ग्राफ कैसे बनता है, मैं डेली आके यही चीज़ बोल रहा हूँ, आज भी यही बोलूँगा। अगर ये I है तो R के ग्राफ में फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 डिग्री, समान कला में होता है। तो ये बन गया ग्राफ। L के केस में हमने पढ़ा है कि L में V पश्चगामी, तो L का ग्राफ मैंने याद करवाया है। L के केस में तुम L बना दो, सिंपल। L का ग्राफ अगर याद करना है, I की दिशा याद रखना, I को x एक्सिस में ही रखना है, तो L की ग्राफ के लिए तुम L बना दो, सिंपल। ठीक है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस दे दो अग्रगामी में। और जब L का ग्राफ अग्रगामी है तो C का ग्राफ क्या होगा, 90 डिग्री पश्चगामी, तो इसका वोल्टेज ऐसे 90 डिग्री पीछे की तरफ। ठीक है, ये फाई बराबर 90 डिग्री आगे की तरफ, ये फाई बराबर 90 डिग्री पीछे की तरफ। बस इन तीनों ग्राफ को आपस में मर्ज कर दो, जोड़ दो, तो आपका एक फाइनल ग्राफ बन जाएगा। कैसे, R का मतलब दोनों सेम कला में है, सेम फेज में, I और V। L के केस में मैंने याद करवा दिया कि L के केस में L बना दिया करो, सिंपल। अब ऐसे नहीं है, सीधा L बना दो। ठीक है, तो I की डायरेक्शन तो फिक्स कर दिया हमने, VL हो गया, और इसका L का उल्टा C वाला। तो इसको अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे चलो लिख देता हूँ, ये I का है और ये VR है सपोज। L के लिए L बना दो, तो ये VL हो गया और ये हो गया I, और C के लिए पश्चगामी में कर दो तो ये VC हो गया और ये हो गया I, और इसको मैं मिटा देता हूँ और तीनों को जोड़ के ग्राफ बनाओ, तो बताओ कैसे बनेगा। इसमें कल वाला जो हमने डेरिवेशन पढ़ा था L और C वाला, वो बहुत हेल्प करेगा स्टार्टिंग में। तीनों को मर्ज करो, यस। तो ये बेस हो गया, सबसे नीचे ये हो गया। ये सपोज अगर I है, I की दिशा, चलो ये I है, और इसको मैं थोड़ा वोल्टेज को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो ये मान लो कि ये जो डिस्टेंस ये किसका VR है, ये जो शो कर रहा है ये हो गया आपका VR, यहाँ तक, सिर्फ ये जो तीर का निशान है यहाँ तक, ये VR हो गया। ये हो गया I VR। तो R के लिए, L के लिए I तो सेम ही रहेगा, I तो सेम रहेगा। L ऊपर चला गया 90 डिग्री अग्रगामी, तो इसके लिए वोल्टेज कितना होता है, VL, इससे दिखाते हैं। और वही चीज अगर C के लिए बनाना हो, C के लिए तो इस ग्राफ को उठा के आप चिपकाओ, I की दिशा तो फिक्स है, बस C कहाँ चला जाएगा, वही 90 डिग्री नीचे की तरफ। ये हो गया VC। कल का अगर लेक्चर अटेंड किया होगा, नहीं भी किया होगा तब भी मैं समझा दूंगा। तो सबसे पहले देखो, हम 2 दिशा जब अलग अलग होती है तो हम तीसरा बीच का एक रास्ता निकालते हैं। यहाँ के साथ दिक्कत ये कि यहाँ 2 नहीं, यहाँ तो 3 दिशाएं हैं वोल्टेज की। एक वोल्टेज इधर जा रहा है, एक वोल्टेज ऊपर जा रहा है, एक वोल्टेज नीचे आ रहा है। तो तुम कैसे तीन अलग अलग दिशाओं का एक कोई परिणाम ही निकालोगे, रिजल्टेंट। तो उसका एक ही तरीका है जो हमने कल समझा भी था, पहले VL और VC का परिणाम ही निकाल लो। जब इन दोनों का परिणाम ही निकल जाएगा तब उसका और इसमें फिर हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, स्पेशली जो कल नहीं होंगे लास्ट लेक्चर में। तो पहले समझो, VR को साइड करो, पहले VL और VC का समझो। VL और VC में से 2 वोल्टेज है ना, वोल्टेज का हमेशा, जब भी मैंने विभव पढ़ाया होगा तो याद होगा, वोल्टेज हमेशा उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की हो जाता है, हाई टू लो जाता है हमेशा वोल्टेज। ठीक है, तो अगर कल भी मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे के समझाए थे, अगर ये VL की वैल्यू 20 वोल्ट है और VC की वैल्यू 5 वोल्ट है, तो जो नेट वोल्टेज है वो किस दिशा में बढ़ेगा, ऊपर या नीचे। वोल्टेज हमेशा ये जो आपका नेट वोल्टेज है, नहीं, जो नेट वोल्टेज है उसको हमेशा हाई से लो घटाना पड़ता है। तो 20 से 5 घट गया तो क्या बचा, तो इसका जो नेट वोल्टेज आएगा वो 15 वोल्ट आएगा। और दिशा क्या होगी, दिशा वो होगी जो ऊपर की तरफ, जिसमें ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक है, ज्यादा। मैंने वो जो बोला था वो दूसरे कॉन्सेप्ट के लिए कि हाई टू लो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और हो रहा है, तो उसकी दिशा क्या होगी, ऊपर की तरफ, जिस तरफ ज्यादा है। ठीक है,
वैसे ही हम मान ले रहे हैं VL और VC है, तो मान ले रहे हैं सपोज दैट इस डेरिवेशन के लिए हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, इस डेरिवेशन के लिए कि अगर सपोज VL की वैल्यू बड़ी है किससे, VC से, सपोज दैट VL की वैल्यू VC से बड़ी है, तो उस केस में जो नेट वोल्टेज होगा उसकी दिशा किस तरफ होगी, ऊपर की तरफ होगी, क्योंकि जो बड़ा होगा उसी दिशा में वोल्टेज आएगा, उसी दिशा में हम वोल्टेज की डायरेक्शन रखेंगे। और निकालते कैसे हैं नेट वोल्टेज, बड़े में से छोटा घटा दो, VL में से VC घटा दो, तो ये 0 है, तो यहाँ से आपका नेट ये रह गया, ये हम इतना कर रहे हैं ना, ये तो इसका नेट वोल्टेज ये कब होगा, जब VL बड़ा है VC से, ये हमने मान लिया है। तो अगर ये बड़ा है इससे, तो हम बड़े में से छोटा घटा देंगे, VL में से VC घटा देंगे, और जो आंसर आएगा वो इन दोनों का नेट होगा, L और C का। वही बोल रहा था, अगर ये 20 है और ये 5 है, तो अब 20 में से 5 घटा तो बचा 15, तो 15 वोल्ट इसका नेट होगा और वो ऊपर की दिशा में होगा। अगर उल्टा है, नीचे 20 वोल्ट है और ऊपर 2 ही वोल्ट है सपोज दैट, तो नीचे ज़्यादा है, तो इनका नेट क्या निकलता, इनका नेट निकलता 20 में से 2 गया 18 वोल्ट, और दिशा क्या होती, नीचे की तरफ, C की तरफ। तो जिस तरफ ज़्यादा होगा उस तरफ दिशा हो जाती है, परिणामी की दिशा, रिजल्टेंट की दिशा की बात हो रही है। तो पहले एक चीज़ क्लियर है, 3 दिशाएं अलग अलग आ रही थी, L ऊपर जा रहा था, R इधर आ रहा था, C इधर आ रहा था। 3 अलग अलग चीज़ों को कैसे सॉल्व किया हमने, पहले हमने L और C को सॉल्व कर लिया, अभी R पे तो हम गए नहीं। L और C को कैसे सॉल्व किया, मान लिया कि VL जो है बड़ा है और VC क्या है, छोटा है, तो नेट निकालने के लिए, नेट या रिजल्टेंट परिणाम, इन दोनों का VL और VC का परिणामी हमने निकाला VL माइनस VC, क्योंकि हमने पहले ही मान लिया कि यदि VL बड़ा है VC से, तब आपको नेट निकालने के लिए बड़े में से छोटा घटाना पड़ेगा। तो फाइनली L और C का जो रिजल्टेंट है वो आ गया VL माइनस VC, ऊपर की तरफ अग्रगामी। अब 2 चीज रह गया, एक तो ये रह गया VL माइनस VC एक ही टीम में है, और दूसरे साइड कौन रह गया, VR। अब इन दोनों की दिशा कैसे निकालोगे, अब तो सिंपल है ना, एक की दिशा ऊपर है और एक की दिशा ऐसी है, तो ऐसे डेरिवेशन तो हम कर चुके हैं एक। अब इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, 20 से कर चुके हैं हम ऐसे डेरिवेशंस, ठीक है। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये VL माइनस VC दोनों को रिप्रेजेंट करता है और VR अलग। अब इनकी दिशा कैसे होगी, तो आपको एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, ये सब पहले भी मैं बता चुका हूँ। इसको परिणामी वोल्टेज कहेंगे फाइनली, वो परिणामी वोल्टेज तीनों का परिणामी होगा, VL VC VR तीनों का। तो ये आपने बीच का एक रास्ता निकाला और इसको बोला परिणामी वोल्टेज, ठीक है, रिजल्टेंट। ये VL इज ग्रेटर देन VC में थोड़ा अलग लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसको कवर करना है तो जगह नहीं बचेगा, यहाँ कहीं लिख लेता हूँ कि क्या लिखना है, यदि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इफ VL इज ग्रेटर देन VC, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, हालांकि मैं अलग से लिखवा भी दूंगा अभी। तो ये हो गया परिणामी वोल्टेज आपका, और परिणामी वोल्टेज को किस चीज से दिखाते हैं, सिंपल V से। ये VL VC और VR तीनों का रिजल्टेंट है। आपको पता है ऐसे डेरिवेशन हम कर चुके हैं, तो हमें पाइथागोरस लगाना पड़ता है, और पाइथागोरस के लिए शर्त है कि समकोण त्रिभुज होनी चाहिए। तो समकोण कब बनेगा, जब मैं इधर एक काल्पनिक रेखा ड्रॉ करूंगा, या फिर इसको ब्लू से कर लेता हूँ, इसको ब्लू लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं, ये तो रिजल्टेंट हो गया। और मुझे अगर त्रिभुज में कन्वर्ट करना है तो मुझे काल्पनिक रेखा ड्रॉ करनी पड़ेगी ताकि ये त्रिभुज बन जाए, वरना ऐसे तो त्रिभुज बनने से रहा है। तो एक ऐसे ड्रॉ कर लिया लाइन, ऐसे, और एक ऐसे में ड्रॉ कर लिया। काल्पनिक के लिए क्या करते हैं हम, किसी किताब में दिखाता है किसी में नहीं दिखाता है, पर तुम याद रखना कभी भी इमेजिनरी लाइन काल्पनिक रेखा खींची जाती है तो डॉटेड लाइन से शो होता है। तो ये फाइनली आपका आ गया V, ये है आपका परिणामी वोल्टेज, VL VC VR का परिणामी, ये आ गया V, इसको हटा दो एक्स्ट्रा। ग्राफ समझ में आ गया, सारा सिस्टम ग्राफ का है। अब कुल मिला के V की वैल्यू निकालनी है पाइथागोरस प्रमेय लगा के। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार पहले बोलो या लंब पहले बोलो, डजंट मैटर, ठीक है। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। तो यहाँ सिंपल पाइथागोरस लगाएंगे, धीरे धीरे करके हम V की वैल्यू निकाल लेंगे। या V स्क्वायर था, स्क्वायर हटाएंगे तो सामने रूट आएगा, फिर VL V इन सब की वैल्यू रख देंगे। VR की वैल्यू पता है IR, इतने दिन से यही सब मैं बता ही रहा हूँ। L के केस में R की जगह कौन आ जाएगा, XL, VC
तो आई एक्स सी, यही सब तो इतने दिन से मैं बता रहा हूँ। यही बेसिक क्लियर करने के लिए मुझे इतना समय लगा है यहाँ तक पहुँचने के लिए, 1 हफ्ता लगभग, ठीक है। और 1 हफ्ते में सबसे मेन डेरिवेशन ये है जिसको पढ़ने के लिए हमने मेहनत किया है। तो पहले ये जो लिखा है मैंने VL, ये जो लिखा है इसको मैं समझा देता हूँ तो लिख करके कि ये VL माइनस VC क्या है। ये VL माइनस VC VL और VC का परिणामी वोल्टेज है। और कब है? जब हमने ये माना है, एज्यूम किया है कि VL बड़ा है VC से, ठीक है। तो एक एक करके मैं ये लैंग्वेज लिख देता हूँ। माना VL इज ग्रेटर देन VC, इसको हटा दो, मेन ग्राफ का ही इसमें था और कुछ नहीं है इसमें, यहीं से लिखना क्योंकि मुझे इसमें जगह चाहिए काफ़ी। तो ये डायग्राम है हमारे पास, ये सर्किट है, इसको सर्किट डायग्राम कहते हैं, ये फेजर ग्राफ है। तो यहाँ से लिख देते हैं, माना क्या मान लिया आपने? VL बड़ा है किससे? VC से। माना VL इज ग्रेटर देन VC, तब VL व VC का परिणामी विभव क्या आया? तब VL और VC का परिणामी, किसी बुक में विभव होगा, किसी में वोल्टेज होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, विभव बोलो चाहे वोल्टेज बोलो, परिणामी विभव क्या हो जाएगा? VL माइनस VC। बड़े में से छोटा घटाते हैं। लास्ट लेक्चर जो हमने कल किया था उसमें मैंने ये रखा था, ये वाला चिन्ह यूज किया था माइनस की जगह। क्यों यूज किया था? क्योंकि इसका मतलब ही होता है कि इनमें से जो भी बड़ा होगा वो ऑटोमेटिक आगे आ जाएगा। VC अगर बड़ा है तो VC आगे आ जाएगा, VL पीछे चला जाएगा। तो कल के हमने डेरिवेशन में ये फिक्स नहीं किया था कि कौन एक्चुअल में बड़ा है। आज हमने मान लिया है, आज हमने मान ही लिया है कि VL बड़ा है VC से, ठीक है। तो परिणामी वोल्टेज कितना हो जाएगा? परिणामी विभव VL माइनस VC, ठीक है। और ये परिणामी विभव किसका है? L और C का परिणामी विभव है। उसके बाद तो परिणामी विभव इतना होगा, ठीक है। अच्छा, ये VL और VC क्या है? अग्रगामी है कि पश्चगामी है? अगर ये ऊपर की तरफ है तो अग्रगामी है, हालांकि हमें उसके अग्रगामी से फिलहाल मतलब नहीं है। हमें अब क्या बच गया? एक टीम में ये आ गए और एक टीम में VR आ गया। तो अब हमें VL और VC का, VL VC मतलब VL माइनस C और VR, इनका परिणामी निकालना है। हालांकि VL माइनस C को आप शॉर्टकट में ये भी लिख सकते हो, VLC लिख सकते हो शॉर्टकट में, ठीक है। ये परिणामी विभव को आप क्या कह सकते हो? V ब्रैकेट में लिखता हूँ VLC, क्योंकि और LC का परिणामी विभव है VL माइनस C, ठीक है। तो एक लाइन और लिख लो। अब हमने VLC और VR, LC और VR का परिणामी किसे माना है? V माना है, ठीक है। तो इसके आगे लिख देते हैं, यदि, बस यही थियरी वाला पोर्शन है, बाकी सब करना है। यदि VLC, ये L थोड़ा बड़ा बेस में है, वह VR, अब LC का मतलब तो समझ गए ना, बार बार हमें ये नहीं लिखना है, सिंपल शॉर्टकट में हमने ये लिख दिया, का परिणामी विभव बोलो या वोल्टेज बोलो, विभव V है। तो अब सिंपल ये तो के बाद पाइथागोरस लगेगा और कथा स्टार्ट हो जाएगी तुम्हारी। कथा इसलिए क्योंकि इसके बाद का हमें सब आइडिया है क्या होने वाला है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने पहले पढ़ लिया है इतने दिन से, इसीलिए मेहनत हो रही थी। अब सिंपल पाइथागोरस से स्टार्ट हो जाएगा और पाइथागोरस हम सॉल्व करना शुरू कर देंगे, ठीक है। कैमरे में कवर तो हो रहा है ना इस साइड वाला, क्योंकि वो हिलता रहता है मोबाइल पंखे की वजह से। कौन सा परमे लगाएंगे? पाइथागोरस परमे से। अब सोच लो उसमें लंब कौन है, कर्ण कौन है, आधार कौन है, देख लो डायग्राम में। पाइथागोरस परमे से थीटा कहाँ है? थीटा वर्ड यूज नहीं करेंगे हम, फाई वर्ड यूज करेंगे। मान लो इसका कोण कितना है? 5 डिग्री, ठीक है, सही बोला। फाई के सामने की भुजा या कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब। सबसे लंबी भुजा कर्ण, और जो बच गया वो आधार। या फिर ऐसे भी लोग आधार पहचानते हैं कि जिसके ऊपर कोण होता है। कोण किसके ऊपर है? आधार के ना। तो जिसके ऊपर कोण होता है वही होगा ये आधार। तो सामने क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है? V स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब क्या है? देखो ये जो है ये इसके बराबर है,
तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये हो जाएगी VL माइनस VC। ये दोनों इक्वल है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, तो ये हो गया कर्ण का स्क्वायर, ये हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब क्या हो गया? VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो VR का होल स्क्वायर। अब पता है स्क्वायर हटेगा तो दूसरी साइड क्या आएगा? रूट आएगा। तो स्क्वायर हटाओ, दूसरी साइड रूट लगा लेना। V बराबर, कैमरे में भी देखते रहना, पता चला आ ही नहीं रहा है नीचे से, VR का स्क्वायर, ये हो गया। अब इनकी वैल्यू रखना है, वैल्यू रखोगे तो कुछ चीजें कॉमन आएंगी, स्क्वायर से बाहर कर लेंगे हम, रूट से बाहर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या आएगा? है इसके नीचे जगह? कितना जगह है? 2 लाइन लिखने लायक है? चलो ठीक है, तब उतना ही चाहिए। हम वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा? अब तक तो वैल्यू याद ही हो गया होगा तुम लोगों को। VR बराबर IR। मैं कितने दिन से यही समझा रहा हूं कि R है, XL है, XC है, ये सब एक ही खानदान के लोग हैं, और इन सब के दादा कौन है? Z। मतलब जब 2 या 3, आज तो 3 है जुड़े हों, तो इन सब का टोटल Z से दिखाया जाता है। तो R के केस में R, VL के केस में R की जगह कौन आ जाएगा? IXL। VC के केस में IXC। ठीक है, ये तो बस वैल्यू रख दो, वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो V बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, यहीं रख दूं, है जगह, क्योंकि वो हिलता रहेगा कैमरा, है अभी तो काफी है। चलो वैल्यू बताओ जल्दी से, क्या रखें? V बराबर रूट VL की वैल्यू IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर प्लस IR का स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान देना, इसमें जो भी I है कॉमन है और सब स्क्वायर के अंदर है। ये I भी स्क्वायर के अंदर है, ये भी स्क्वायर के अंदर है, ये भी स्क्वायर के अंदर है, तो सीधे सीधा I स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉमन बाहर। ठीक है, तो I स्क्वायर बाहर कर लो। तो अब ये चीज तो अच्छे से पता है, I स्क्वायर को बाहर करोगे और स्क्वायर, I स्क्वायर और रूट ये सीधा बाहर आ जाएगा पूरा। तो सिंपल रहे क्या गया? I एकदम बाहर आ गया, A माइनस B का होल स्क्वायर ना, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, इनफैक्ट जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसकी। I स्क्वायर बाहर आ गया था, और स्क्वायर से रूट गया तो सीधा I बाहर ही आ गया एकदम। तो अंदर बचा क्या? XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस I बाहर आ चुका है, सिंपल R स्क्वायर, ये बच गया, ये हो गया। अब हमें ना ये A माइनस B का होल स्क्वायर जो तुम्हारे दिमाग में बार बार चल रहा है, उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और क्या करते थे हम डेरिवेशन में, याद आ रहा है? I को नीचे लेके आते थे, तो V अपॉन I, अब आगे से लिखेंगे, जितना जगह था हमने यूज कर लिया। तो इन दादा का अब ज्यादा की जरूरत पड़ेगी, Z की। क्या बोलते हैं उसे, प्रतिघात या प्रतिबाधा? याद रखना, क्योंकि मैं खुद ही याद नहीं रहता मुझे हिंदी में इसका नाम, प्रतिबाधा है कि प्रतिघात है। ठीक है, तो ये I गुणा में है, दूसरी साइड जाएगा तो किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से लिख लूँ, यहीं से लिख लेते हैं, समझ जाना यहाँ से, ये डायग्राम का हिस्सा है। तो I नीचे आ गया तो क्या हो गया? B अपॉन I बराबर क्या हो गया? XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब ये चीज मैं इतने दिन से लिखते चला आ रहा हूं, क्योंकि V अपॉन I बराबर क्या होता है? Z। ठीक है, वो V अपॉन I बराबर R वहां होता है जहां पे सिर्फ सर्किट में R हो, बट यहाँ सर्किट में तीनों हैं, तो इन तीनों के लिए क्या आ जाएगा? सॉरी, Z को क्या बोलेंगे? प्रतिबाधा, प्रतिघात, प्रतिबाधा, इसे प्रतिबाधा बोलेंगे। तो V अपॉन I की वैल्यू पुट करता तो क्या आ गया? Z बराबर XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ठीक है, हमारा आधा काम खत्म। जनरली अदर रिएक्शन, अदर डेरिवेशंस होता तो मैं कहता हूँ 80% काम हो गया, बट यहाँ भी ये अभी 50% ही काम है, 50% अभी बचा है। क्योंकि LCR सर्किट अगर आएगा आपके पास
तो ये डायरेक्ट आएगा 5 साल का, 5 नंबर में, 5 मार्क्स में। और ये फ्रीक्वेंट ईयर आने वाला, एक होता है अल्टरनेटिंग ईयर्स आने वाले, एक साल गैप करके, कोई 26 में आया तो 28 में आएगा, ये हर साल है। अगर ये 24 में आया तो 25 में भी आएगा, 26 में भी आएगा, 27 में भी, 28 में भी। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारी किस्मत में है कि किस सेट में ये आ रहा है, ठीक है। 6 सेट में अगर पेपर बनता है यूपी बोर्ड का, तो 6 में से कम 3 सेट में तो ये मिनिमम आएगा। और तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारे सेट में आया कि नहीं आया। ये नहीं आएगा तुम्हारे सेट में तो ट्रांसफार्मर आएगा, ठीक है, 2 में से एक आएगा। अगर इसके लिए प्रिपेयर नहीं हो तो ट्रांसफार्मर प्रिपेयर करना, हालांकि दोनों ही मैं समझा दूंगा अच्छे से। ये 50% काम है, ये खत्म हो गया 50% काम, 50% इसके बाद बता रहा हूं मैं। पहले इसको ध्यान से देख लो और बताओ समझ में आया कि नहीं। और कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से इसको देखो, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आराम से इसको देखो। हाँ, इतना हो गया तो अब हम निकालेंगे इसमें कलांतर। वो तुम्हें पता है 10 करके निकालते हैं, तो हम लिख सकते हैं छोटा सा 10 यहाँ से निकाल लेते हैं और उधर रख देंगे हम रेजोनेटिंग केस के लिए। यदि V व I के मध्य, मतलब जो फाइनल V है और फाइनल I है, यदि V व I वाले यार, यदि V व I के मध्य कलांतर फेज डिफरेंस कितना है, फाई है, तो 10 फाई बराबर कितना हो जाएगा पता है हमें, फेज डिफरेंस सब निकालते हैं 10 फाई लगा के। तो 10 फाई बराबर होता है लंब बटे, तो बताओ इसमें लंब कौन है। अगर ये ट्राइंगल है तो इस ट्राइंगल के लिए लंब कौन है, VL माइनस VC, आधार कौन है VR, तो ये हो गया VL माइनस VC अपॉन VR। अब हमें पता है VL और VL VC VR की वैल्यू पता है, ये VL की वैल्यू, ये VC की वैल्यू, ये VR की वैल्यू। तो VL बराबर IXL, VC बराबर IXC और VR बराबर IR। कुछ कॉमन इस पूरे उसमें, ऊपर से I कॉमन, नीचे भी I कॉमन, I से I कट जाएगा। 10 फाई बराबर, मैं लिख ही देता हूँ, 10 फाई बराबर I ऊपर से कॉमन, तो क्या बच गया XL माइनस XC, और नीचे से I पहले से निकला हुआ है I इंटू R, तो I से I कट गया। तो 10 फाई बराबर क्या आ गया, XL माइनस XC अपॉन R। तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स, देखो I से I कट गया तो बचा क्या 10 फाई, तो 10 फाई में 10 को उधर गया तो 10 इनवर्स, बचा क्या XL माइनस XC अपॉन R, ठीक है। तो ये देखो फेज डिफरेंस तो आ गया, लेकिन क्या उस आंसर को देख के तुम पहचान सकते हो कि अग्रगामी का आंसर है कि पश्चगामी का आंसर है या समान कला का आंसर है। फॉर्मूला तो चलो हमारे पास आ गया, बट क्या इस फॉर्मूले से पहचान सकते हो, फॉर्मूला देख के नहीं पहचान सकते हम। वो +90 या प्लस में होता डिग्री, +90 +45 तो हम कहते हैं अग्रगामी है, माइनस में होता तो पश्चगामी है, ठीक है। बट इससे नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। तो पता कैसे करेंगे, सिंपल सा, तो सीधी सी बात है, यहां से स्पष्ट है कि जो कलांतर है वो XL, XC और R पे डिपेंड करता है। अब खुद से सोचो, ये 10 इनवर्स वगैरह सब हटाओ, खुद से सोचो, मैं एक सिंपल सा तुम्हें काम दे रहा हूं। A माइनस B बटे C है, सपोज A माइनस B बटे C दे दिया मैंने। मैं आपको कहूंगा कि कब A की वैल्यू, मतलब कब इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। A माइनस B बटे C अगर मैंने कह दिया और मैंने सपोज ये कह दिया कि A बड़ा है B से, या एग्जाम्पल पुट कर दिया मैंने, A बड़ा है B से का मतलब क्या है, सपोज A की जगह 5 है और B की जगह 3 है, 5 बड़ा है ना 3 से, तो अगर A बड़ा है B से और तब मैं इसमें ये वैल्यू रखूंगा तो कितना आएगा, 5 में से 3 गया 2 बटे C, C की जगह पे कोई वैल्यू हो सकता है। तो कुल मिला के तुम्हें यहाँ पे ये समझ में आया कि अगर आगे वाली वैल्यू बड़ी है और पीछे वाली वैल्यू छोटी है तो आंसर जो है हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और अगर उल्टा कर दिया
ए को छोटा कर दिया बी से, तो बदल दो, ए की जगह 3 कर दो, बी की जगह 5 कर दो, और यहाँ पे रखो वैल्यू, ए की जगह 3 और बी की जगह 5/c, तो कितना आएगा -2/, माइनस में आ गया ना आंसर। क्या दूसरा वाला मतलब वो अब सी की बात ही नहीं कर रहे ना हम अभी, सी को हमें सिंपल प्लस में ही रखना है, सी की वैल्यू। ठीक है, देखो सिंपल से समझना है, अगर आगे वाली वैल्यू बड़ी है और पीछे वाली वैल्यू छोटी है तो आंसर प्लस में आएगा। अगर आगे वाली वैल्यू ही छोटी है तो छोटी में से बड़ी वैल्यू घटाओगे तो आंसर तो माइनस में ही आना है। और एक तीसरी कंडीशन हो सकती है कि जब ए और बी दोनों एक दूसरे के इक्वल हो, मतलब ए भी अगर 3 हो और बी भी 3 हो, तब क्या होगा, 3 में से 3 गया 0। तो जब आंसर 0 आएगा तब हम क्या कहते हैं, समान कला में। जब आंसर प्लस में आता है तो हम कहते हैं अग्रगामी है, और जब आंसर माइनस में आता है तो हम क्या कहते हैं, वोल्टेज धारा से पश्चगामी है। तो यही चीज हमें यहाँ पे समझना है। बस यहाँ पे ए और बी की जगह है एक्सएल और एक्सी, यहाँ पर ए और बी की जगह एक्सएल और एक्सी, और सी की जगह है आर। आर का कोई इसमें ज्यादा काम है नहीं। ठीक है, तो इसमें देखो यहां से क्या समझ में आ रहा है, इस फॉर्मूले से स्पष्ट है, देखो स्पष्ट है कि फाई का मान मतलब कलांतर का मान किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्सएल एक्सी और आर पर का मान, एक्सएल एक्सी वो आर पर डिपेंड को हिंदी में क्या लिखेंगे, निर्भर करता है, निर्भर करता है। और कैसे निर्भर करेगा, देखो सिंपल, अगर आप आगे वाले की वैल्यू बड़ी रखोगे, बड़ी में से छोटा घटाओगे तो आंसर पता है पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब वो अग्रगामी है। ठीक है, आगे वाले को छोटा कर दोगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 3 कंडीशन से ये सॉल्व होगा। 3 कंडीशन, पहली कंडीशन मान लेते हैं एक्सएल बड़ा है एक्सी से, लिख देते हैं यदि क्या है एक्स, ये स्मॉल एक्स मत रखना अपनी जगह अपनी मर्जी से, एक्सएल बड़ा है एक्सी से। खुद बताओ अगर एक्सएल बड़ा है एक्सी से तो आंसर प्लस में आएगा कि नेगेटिव, प्लस में आएगा, तब फाई धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। धनात्मक का मतलब क्या होता है, अग्रगामी पश्चगामी या सेम कला होगा। अतः वोल्टेज V, वोल्टेज बोलूँ या विभव बोलूँ, या विभव लिखा है मैंने तो विभव ही बोलता हूँ। विभव V धारा I से फाई कलाकोण अग्रगामी है, से फाई कलाकोण, डिग्री को हम यहाँ पे कलाकोण लिखते हैं, मतलब फाई कोण होता है ना तो यहाँ कलाकोण कहते हैं। फाई कलाकोण क्या है, अग्रगामी होगा। ये कब होगा, जब आगे वाली वैल्यू बड़ी है और पीछे वाली छोटी है, अग्रगामी होगा, अग्रगामी होगा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा बताओ, क्या चेंज करूंगा मैं, बस आगे वाली वैल्यू अगर मैं छोटा कर दूं और पीछे वाली वैल्यू को बड़ा, छोटे में से बड़ा कभी भी घटाओगे तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा। तब बताओ इसमें क्या वर्ड चेंज करूं, तब फाई ऋणात्मक होगा, फाई ऋणात्मक होगा। और बताओ लैंग्वेज नीचे क्या रखूंगा, अतः विभव V धारा I से फाई कोण, कोण नहीं लिखता मैं यहाँ पे, क्या लिखते हैं, कला कोण लिखते हैं। फाई कला कोण पश्चगामी होगा, पश्चगामी होगा। ये समझ गए 2 कंडीशन। और तीसरी कंडीशन क्या है, जब दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, वो तीसरी कंडीशन है। तो तीसरी कंडीशन लिख लो, यदि एक्सएल इक्वल किसके है, एक्सी के,
तब अब खुद सोचो, अगर एक्सएल एक्सी एक दूसरे का, जैसे इसकी वैल्यू भी 10, इसकी भी 10, तो 10 में से 10 घटाओगे क्या आएगा? तो 0/r क्या हो जाएगा? 0 में से कुछ भी डिवाइड करो 0 ही आना है। तब फाई शून्य होगा। अब बताओ फेज डिफरेंस 0 होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? अग्रगामी पश्चगामी? हाँ, तब हम कहते हैं वो सेम फेज में है, समान कला में, ना ही अग्रगामी ना पश्चगामी। हम लिखेंगे अतः विभव V धारा I से धारा I के समान कला में है, या ऐसे लिखोगे अतः विभव V व धारा I समान कला में है। V व धारा I, तुम्हें बार बार विभव धारा लिखने का मन है, तुमसे V लिखो तथा V व धारा समान कला में है, सेम फेज में, समान कला में है नहीं कहेंगे, होंगे कहेंगे, क्योंकि भी कंफर्म नहीं है कि ये बराबरी हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, में होंगे। ठीक है, ये 3 कंडीशंस आपके पास आ गई। और ये वाली जो तीसरी कंडीशन है ना, जब दोनों एक दूसरे को इक्वल होते हैं, तो इस कंडीशन को याद रखना, इसको कहते हैं हम अनुनाद की स्थिति। कल भी हम पढ़ रहे थे अनुनाद की स्थिति। ठीक है, कल हमने पढ़ा था जब z बराबर 0 हो अनुनाद की स्थिति में, तो जब ऐसी कंडीशन हो तब एक दूसरे के बराबर हो, तो एक लाइन यहाँ पे लास्ट लिख देना, इसे अनुनाद की स्थिति, या फिर अनुनाद की को शॉर्टकट में लिख सकते हैं अनुनादी, होता है अनुनाद की स्थिति, शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं अनुनादी स्थिति, रेजोनेटिंग केस कहते हैं इससे, अनुनादी स्थिति कहते हैं। और हमने कल के लेक्चर में अनुनादी स्थिति के लिए फ्रीक्वेंसी निकाली थी। ठीक है, कैसे निकालते हैं फ्रीक्वेंसी हमने कल देखा था, कहते हैं। तो ये हो गया आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट LCR सर्किट कंप्लीट। ओके, फैन तेज कर लेता हूँ, कब से तुम लोग बर्दाश्त करते हो गर्मी, मैं भी कर रहा हूँ। अब एक बार इसको देखो, फर्स्ट हाफ हमने देख लिया था, इसके नीचे से बताओ इतने में कोई दिक्कत है? 10 की वैल्यू बस फॉर्मूला लगा के 10 फाई बराबर लंब बटे आधा लगाया, वैल्यू पुट कर दी, आई से आई कट गया, ये बच गया। और यहाँ पर कुछ किया नहीं, यहाँ पे बस कॉमन सेंस लगाया है। हमने ये बचपन से पढ़ा है कि बड़े में से छोटा घटाओगे तो पॉजिटिव आएगा, छोटे में से बड़ा घटाओगे तो नेगेटिव आएगा, अगर दोनों वैल्यू समान रख दोगे और तब घटाओगे तब आंसर 0 आएगा। हमें बस ये ध्यान में रखना है, वहीं से हमें पता चल जाएगा। यदि ये तो ये धनात्मक का मतलब क्या होता है? धनात्मक का मतलब होता है अग्रगामी, अगर ऋणात्मक तो मतलब होगा पश्चगामी, और अगर शून्य आएगा तो इसका मतलब ये समान कला में। बस ये ध्यान रखना है। थोड़ा सा लेंदी है, 5 नंबर का आएगा, पर प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। लिख लो इसे, कुछ पूछना है तो पूछ लो।